अच्छा भाई, आज हम करेंगे BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब कोई बता सकता है? रिकंसाइल करना है, मिस्टेक्स को वो करना, क्या करना, वो क्या करेक्ट करना। हाँ। भाई रिकंसाइल का मतलब देखो, अक्सर ऐसा होता है कि यार दो लोगों को खड्डा हुआ तो बोलते हैं ना कंप्रो कर लो, दैट इज रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना। भाई दो चीजों में फर्क आ रहा है ना, वो फर्क क्यों आ रहा है? उस फर्क को जो है आप जो डिफरेंस है उसको एलिमिनेट करोगे ना, तो वो क्या होगा? बेसिकली रिकंसिलिएशन होगी, इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। ठीक है, रिकंसिलिएशन का मतलब टू एलिमिनेट डिफरेंसेस या फिर टू मैच फिगर्स और टू मैच फिगर्स, या फिर मतलब दो अलग अलग वैल्यूज हैं, उन दोनों के बीच में फर्क जो है ना, उस फर्क को कोई बात जस्टिफाई करता है, तो वो रिकंसिलिएशन हो जाती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे इसके अब्बू ने दिए, उस्मान के अब्बू ने इसको दिए 500 रुपए, बोला जा भाई 10 पान पराग ले आ। अब ये पान पराग लेने गया, ठीक है ना, इसके अब्बू को पता था भाई 500 की एक है तो 5 को 50 की एक है तो 500 की 10 आनी चाहिए। मैं मुझे नहीं पता कितने की होती है, अच्छा तुम खाते हो तुम बताओ भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, मिसाल के तौर पे चलो इसको जन 1000 रुपए दिए, ठीक है, और उसको बोला भाई जाओ 10 पान पराग ले आओ, तो 600 रुपए बनने चाहिए, 400 वापसी आने चाहिए। ये वापस आया, इसने बोला अब्बू पूरा होगा, अब्बू ने दिया 108। भाई क्यों पूरे हो गए? तो बोला अब्बू मैं 20 लाया हूँ। तो बोलेंगे वो सॉरी यार, तुझे गलती से मार दी तो 50 की निकला। बोलेगा यार वो 500 1000 की 20 मिल रही थी, मैंने 20 ले पूछे वगैरह, उन्होंने बिला वजह लगा दिए पहले। बाद में रिकंसिलेशन हो गई, उन्होंने बोला भाई कैसे क्यों फर्क आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो 1000 से बचने चाहिए। बोलेगा 20 लाया हूँ, तो बोलेंगे बहुत अच्छी बात है फिर तो चल गया, सॉरी यार जमाट वापस लेता हूँ मैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये क्या है, रिकंसिलेशन। तो अब बात ये है कि ना क्या कहते हैं, आपको जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। अब बात ये है कि ना दोनों सही थे अपनी अपनी जगह, ये अपनी जगह सही था, वो अपनी जगह सही, दोनों को एक दूसरे के मसले नहीं करते थे। जब दोनों ने मसला एक दूसरे को बता दिया तो मसला हल हो गया। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी होता यही है, एक रिकॉर्ड होता है हमारा जो हम अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं, एक होता है बैंक वालों का रिकॉर्ड। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो हम जब भी बैंक में पैसे डलवाते हैं या निकलवाते हैं ना, तो हमें अपने पास भी रिकॉर्ड रखना होता है उसका। आमतौर पर पर्सनल अकाउंट्स में तो हम इतना नहीं रखते, दिखते नहीं है, याद नहीं रखते इतना, पर देख लेते हैं बैलेंस कितना बचा है, बैंक पे भरोसा कर रहे होते हैं। लेकिन कंपनीज क्या करती है, कंपनीज अपने पास भी रिकॉर्ड बनाती है, और उसूलन एक आम इंसान को भी बनाना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए मैंने बैंक में कितने पैसे जमा कराए, कितने निकलवाए, ताकि बैंक वालों की कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप पकड़ोगे कैसे? आपने अपने पास आप देख ही नहीं रहे हो, हिसाब ही नहीं रख रहे हो, बैंक वालों ने कभी कोई गलती कर दी आपके अकाउंट में कोई पैसे डालने में निकालने में, तो फिर तो आपने आप क्लेम ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा, तो बात ही नहीं करोगे जाके। बेसिकली क्या होता है, हम अपने पास भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब हमारी कैश बुक के लिहाज से अगर हमें लगता है कि हमारे अकाउंट में होना चाहिए 5 लाख, बैंक अकाउंट में चेक किए, बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, उसमें चेक क्या आ रहे हैं 4, आप परेशान हो गए ना, आप बोलोगे भाई क्यों फर्क आ रहा है, ये चलो ज्यादा भी आ रहे हो 6 आ रहे हो तो भी आप परेशान हो गए, आप बोलोगे डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई। तो अब आप क्या करोगे, उस डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करोगे, आप देखोगे क्या वजूहत है इसकी वजह डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस जो है, या तो ये होगा कि ना कोई आपकी गलती हो गई होगी, आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी रिकॉर्डिंग वगैरह में, या ये हो सकता है कि बैंक वालों की तरफ से भी मसला मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब जो है दोनों सूरतों में आपको दोनों दोनों मसलों को हल करना है। तो पहले हम बनाते हैं एक अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में क्या आता है, अपडेटेड कैश बुक में आता है आवर मिस्टेक्स, जो हमने मिस्टेक्स की, या फिर हम ये बोल सकते हैं, जरूरी भी नहीं वो मिस्टेक्स हो, मतलब बस ये बोल सकते हैं कि आइटम्स मिसिंग फ्रॉम कैश बुक। जो चीज़ें कैश बुक से मिसिंग हैं वो कहाँ लिखी जाएंगी, अपडेटेड कैश बुक में लिखी जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ में बनती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो ये वो गलतियां हैं जो कि बैंक की गलतियां हैं, लेकिन बैंक की गलती नहीं होती, बेसिकली क्या ये होती हैं ज़्यादातर इसमें, इसमें वो आती हैं आइटम्स मिसिंग फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। अब आइटम मिस होने का मतलब जरूरी नहीं किसी की गलती हो,
कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है ना मिस होने का, इट्स नॉट ऑलवेज कि गलती ही हो, ठीक है ना। तो बस हम ये बोलेंगे कि किसी की मिस्टेक नहीं है, ये आर मिस्टेक्स भी हटा देते हैं इसमें से, इसमें आते हैं आइटम्स मिसिंग फ्रॉम कैश बुक, मतलब कैश बुक में से मिस हुआ फॉर एनी रीजन, ठीक है। तो सर रीजन क्या होते हैं? अब रीजन क्या होते हैं, देखो मिसाल के तौर पर बताता हूँ, कैश बुक में से अक्सर चीजें क्या मिस होती है, बैंक चार्जेस। हाँ। अब बैंक चार्जेस कैश बुक में से मिस होंगे, लेकिन इसमें हमारी गलती थोड़ी हुई। बैंक वाले ना, हम जब बैंक में अकाउंट हमने खुलवाया होता है, तो बैंक अकाउंट खुलवाने में ना ये होता है कि भाई हर साल के या 6 महीने के कुछ आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो चार्जेस जो है अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने में, बैंक वाले कभी भी डिडक्ट कर लेते हैं आपके अपनी मर्जी से। कुछ उनका हिसाब किताब होता है कि भाई हाँ हम 6 महीने बाद करेंगे, साल बाद डिडक्ट करेंगे चार्जेस, लेकिन वो जब चार्जेस डिडक्ट करने लगते हैं ना, हमें फोन नहीं करते, बताते नहीं कि भाई हम चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं, आप भी जरा माइनस कर लो। वो अपने तौर पे देखते हैं अकाउंट में पैसे हैं और डिडक्ट कर लेते हैं अपने चार्जेस, ठीक है। तो अब हमको कब पता चलेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। एक और बात ये कि अकाउंटिंग के अंदर ना कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर बैंक वाले आपको फोन करके बता भी देंगे ना कि मैं चार्जेस डिडक्ट कर रहा हूँ, तो आप फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एविडेंस क्या है, आपको एक एविडेंस चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे, आप वेट ही करोगे कि भाई अच्छा बैंक वाले जो है डिडक्ट करते हैं खुद, तो बैंक स्टेटमेंट आप एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हो, हाँ भाई इसका एविडेंस ये है। समझ आ रही है? हर अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के पीछे एक एविडेंस लाजमी आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, दो चीजें बनानी है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ उसका। अच्छा, अब ये देखो, ये बीआरएस की जो है इसका फॉर्मेट्स हैं कुछ। ये हमारे पास फॉर्मेट देखो, एक अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में आमतौर पे क्या क्या आता है, आम अपडेटेड कैश बुक में वो चीजें आती हैं जो कि ओरिजिनल कैश बुक से मिसिंग हो, ठीक है ना। जैसे कि स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर, अच्छा बैलेंस एज पर कैश बुक से, अपडेटेड कैश बुक से। अपडेटेड कैश बुक हम बना रहे हैं, इसके अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा डेबिट साइड पर। फिर डेबिट पे और क्या क्या आएगा, डायरेक्ट क्रेडिट या बैंक गायरो, ऑनलाइन ट्रांसफर, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। डेबिट साइड पे वो चीज आ रही है जो हमें मिली है, जो हमने रिसीव की। गायरो मतलब बैंक गायरो ये डायरेक्ट क्रेडिट से क्या मुराद है, देखो किसी बंदे ने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है ना। अगर वो आपको लाके चेक देता है तो आप क्या करोगे, अपने अकाउंट लिख लोगे हाँ भाई मेरे पास पैसे आ गए। लेकिन अगर उस बंदे ने आपको चेक नहीं किया, डायरेक्ट जाके आपके अकाउंट में पैसे जमा करा के आ गया, अब आपको पता ही नहीं है कि यार पैसे जमा हुए हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट क्रेडिट कहलाता है। या ऑनलाइन ट्रांसफर भी यही चीज है, इसे बोलते हैं ना कि भाई अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आपको चेक भेजेगा ना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा हाँ भाई पैसे आए हैं, आपने रिकॉर्ड किया। लेकिन कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करे या आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करा के, डायरेक्ट क्रेडिट या फिर बैंक गैरो एक ही बात है। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब भी यही होता है कि जाके या तो डिपॉजिट करा के आ जाए या फिर ट्रांसफर कर दे अपने अकाउंट से, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है। तो इन सूरतों में क्या होगा, हमारे पास कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेटेड कैश बुक में डालेंगे। और ये सब हमको पता कैसे चलेगा, बैंक स्टेटमेंट से। हर महीने के आखिर में ना बैंक वाले आपको एक स्टेटमेंट भेजते हैं, उस स्टेटमेंट में लिखा होता है पूरे महीने में क्या क्या ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुई है, कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ कहाँ से पैसे निकल के गए हैं, ठीक है। और क्रेडिट और इस तरह इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, भाई आपने पैसे रखे हुए हैं बस, ठीक है। अब वो पैसे जो आपने रखे हुए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है कहते हैं वो नहीं मिलेगा, जितने पैसे रखे हुए हैं बस वही रहेंगे। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आपने खुलवाया हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपने जितने पैसे रखे होंगे ना, उन पैसों के ऊपर हर महीने मतलब कोई हिसाब होता है बैंक वालों का, हर महीने के आखिर में, कुछ बैंक 6 महीने के आखिर में एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो है ना आपको इंटरेस्ट की देते हैं, बोलते हैं आपने पैसे हमारे पास रखवाए हैं, आपको हम ये इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जो है ना क्या कहते हैं, ये जब भी पैसे आपको देने लगते हैं ना, तो वही बात है, आपको फोन नहीं करेंगे कि हम पैसे दे रहे हैं, आपके अकाउंट में डाल देंगे बस। जब डाल देंगे तो हमने देखा, हमने तो कैश, हमें तो पता ही नहीं था कि कैश बुक में रिकॉर्ड करें। जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा, तो हम रिकॉर्ड भी कर देंगे उसी बात पर, ठीक। इस तरीके से डिसऑनर्ड चेक जो है
वो क्या होता है, वो क्रेडिट पे आता है। क्यों क्रेडिट पे आता है? डिसऑनर्ड चेक से मुराद आप लोगों ने सुना होगा वर्ड क्या है, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया क्या मतलब? चेक बाउंस हो गया से मुराद ये कि भाई एक बंदे ने जो है ना आपको चेक दिया 5 लाख का, आप गए बैंक में पैसे निकलवाने, उन्होंने बोला यार इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए है नहीं भाई, 3 लाख पड़े हैं। क्या होगा? बैंक वाले क्या ये नहीं बोलेंगे 3 ले लो, चेक बाउंस कर देंगे। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख का किसी ने चेक दिया और 4,09,999 रुपए है ना, तो भी चेक बाउंस हो जाएगा। तो वो होता है ना कि एक होता है ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब अगर बैंक से किसी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, पहले से बात की हुई हो कि भाई यार नहीं कोई बात नहीं, आप बैंक ओवरड्राफ्ट भले चेक क्लियर कर दो और भले हमारा अकाउंट नेगेटिव में चला जाए, माइनस में चला जाए, तब तो ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है, ज्यादातर लोग ओवरड्राफ्ट लेते नहीं है, तो क्या होता है फिर वो चेक बाउंस ही हो जाता है। तो ये क्या है? डिसऑनर्ड चेक। इसको चेक बाउंस का दूसरा वर्ड है डिसऑनर्ड चेक। अगर कोई हमारे को चेक देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, पैसे और नहीं मिलते हमको, तो वो यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड। डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर तो क्या मतलब है? डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि यार अगर है ना, अक्सर क्या होता है, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी खरीदी आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उन्होंने बोला हर महीने आपको 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो लोग आपसे ना एक डायरेक्ट डेबिट फॉर्म फाइन करवा देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि बोलेंगे हर महीने आपको 50-50 हमें देना है ना, अब हम हर महीने आपसे पैसे लेना है। इससे बेहतर है बैंक को आप एक ही दफा डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब एक दफा ऑर्डर दे दिया कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में से 50, पहले मेरे हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 50,000 निकाल के बैंक को देना है। तो वो क्या हुआ, खुद ब खुद निकालता रहेगा, जैसी 5 तारीख आएगी वो पैसे निकाल के डाल देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट, तो या स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर भी क्या होता है कि भाई अब हमारे पास, हमने चेक भेजा होता ना, जब हम चेक भेजते तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता, हम रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन जब चेक नहीं भेजा, डायरेक्ट डेबिट हो गया, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो जब स्टेटमेंट आएगी फिर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एविडेंस नहीं था। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस वही बैंक वाले डिडक्ट करते हैं, तो वो भी जब बाद में पता चलते हैं सर्विसेज देने के बाद। हाँ। इंटरेस्ट पेड, अच्छा बैंक कभी आप ओवरड्राफ्ट कर लेते हो अगर, तो बैंक वाले इंटरेस्ट भी काटेंगे आपके अकाउंट में से। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद आखिर में क्या आएगा? बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी होगा ना, ये क्या होगा? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक होगा। ठीक है, अच्छा अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पाएंगे फिर उसके बाद। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम अगर स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से, ठीक है, अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस ऐड स्टार्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और लेस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या होती है, ये बता देता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक ये होता है, देखो अच्छा अब आपने कैश बुक बिल्कुल सही कर दी ना, अब कैश बुक में कोई एरर नहीं है, तो अब आइडियली क्या होना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करना चाहिए। लेकिन अगर अभी मैच ना हो तो क्या वजह है? वो वजह ये है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है पता है? कि आपने किसी को चेक दिया, एक बंदा आया, मेरा कस्टमर है, वो कोई सप्लायर है, इसको मुझे पेमेंट करनी है, उधार लिया मैंने उससे, मैंने उसको चेक दिया, जैसे ही मैं चेक दूंगा अपने पास से मैं क्या लिखूंगा कि पैसे गए, लेकिन बैंक वालों को पता है मैंने चेक दे दिए, बैंक वालों को पता चलेगा जब वो लेके बैंक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये अनप्रेजेंटेड चेक। जब तक वो बंदा लेके बैंक नहीं गया ना, वो 3-4 दिन ऐसे अपने पास रख लिया, जाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? अनप्रेजेंटेड चेक। इसी तरीके से जो है कहते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी ने हमें चेक दिया, हमने जमा नहीं करा बैंक में, या अगर बैंक में अगर जमा करा भी दिया हो, तब भी अगर ऐसा होता है कि भाई फौरन कैश नहीं हो रहा चेक, 2-3 दिन लगते हैं। दो तीन, अगर पता है क्या होता है, अगर आपको सेम बैंक हो ना, मिसाल के तौर पर आप कहाँ जमा करोगे पता है? अपने बैंक में। मेरा अकाउंट अगर मीजान बैंक में है ना, किसी और बंदे ने मुझे यूबीएल का चेक दिया ना, तो भी मैं कहाँ जाके जमा कराऊंगा? मीजान में बोलूंगा मुझे अगर अपने अकाउंट में पैसे डलवाने होंगे तो। अगर मुझे पैसे कैश चाहिए होंगे तो मैं जिसने अगर यूबीएल का दिया, मैं यूबीएल ही चला जाऊंगा, वहां जाके बोलूंगा भाई पैसे दो। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अकाउंट में डलवाना है तो मैं अपने बैंक को दूंगा। ठीक है, तो मैंने मीजान वालों को दिया, मीजान वाले क्या करेंगे? इसको यूबीएल भेजेंगे, वहां से वेरीफाई होके मीजान को पैसे मिलेंगे, तो मीजान मेरे अकाउंट में डालेगा। तो इससे क्या फायदा होता है कि इस प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं? 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 दिन, अब आजकल जो है थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैक्सिमम ये होता है कि भाई 2 दिन में हो ही जाता है, 3 दिन नहीं लगते, कभी कभी तो और 1 दिन में भी हो जाता है। अगर आपने आज सुबह हाँ फिजिकली होता है, चेक जाता है, आप जाके बैंक में चेक जमा करा दोगे ना, तो बैंक वाले यूबीएल वाले, अब जैसे ना मैंने बैंक का ऑडिट भी किया है ना, ऑडिट में क्या होता है, मैंने चेक किया था, मैंने ये क्या मैकेनिज्म क्या है ना, पहुंचता कैसे चेक। रूल ये होता है, तुम लोग कभी नोटिस करना, बैंक में ना हर रोज बैंक बंद होने के टाइम जो है ना 4:30-5 बजे बैंक बंद होता है ऑफिशियली। 5 बजे से पहले ना 4:30 से 5 के दरमियान एक राइडर आता है, जो कि सारे पूरे दिन के जमा हुए चेक लेके चला जाता है। वो बंदा ले जाके, कोई एक हेड ऑफिस होता है, एक पाकिस्तान में एक इदारा है NIAFT, जो कि तमाम बैंकों के बीच में एक वो है, वो है एक तरह से, इसको बोलते हैं ना, वो ब्रिज है, लाइजन है।
कि मतलब ये एक दूसरे को बैंकों को नहीं देता, वो सारे चेक अपने पास जमा करता है और कुछ सेटिंग उन्होंने ऐसी बनाई है, वहाँ सारे बैंक के बंदे बंदे भी होते हैं, तो वो लोग जो है वहीं पर अप्रूवल देते हैं और आपस में ऑफसेट कर लेते हैं। भाई मीज़ान वालों के पास यूबीएल के आए हैं, तो यूबीएल वालों के पास भी तो मीज़ान के बैंक के चेक आए होंगे ना, एक दूसरे को पैसे देते ही नहीं है, बोलते हैं भाई चेक ऑफसेट कर लो, नेट अमाउंट कर लो कि भाई तुम्हारे पैसे कितने हमारे पास पड़े हैं, हमारे कितने तुम्हारे पास, एंड में बैलेंस बच जाता होगा, बैलेंस बच जाता होगा, अगले दिन में काम आएगा। हाँ वो इस तरह से इनका चलता रहता है हिसाब किताब। मतलब हाँ, मतलब उनका कोई ना पैसा फिजिकली खर्च होता है, पैसे नहीं देते, हाँ, हाँ। लेकिन बस चेक से ही वो कर लेते हैं, और जिसका जितना डिफरेंस होता है उतना डिफरेंस का क्या होता है, वो इंटरेस्ट ले लेते हैं एक दूसरे से, बैंक तो चलता है इंटरेस्ट पे है ना, पैसे मतलब लेते ही नहीं सारा होंगे, काम बुक्स पर ही होता है, बुक्स पे ही होता है सारा, उनका काम मतलब खाते में ही होता है सारा, हाँ। कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि ये चेक्स है ना, चेक से ये फायदा होता है बस कि इसमें जरूरी क्या है कि सिग्नेचर की वजह से, अच्छा, चेक की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि सिग्नेचर वेरीफाई, बहुत से बैंक ने ये भी कर दिया है आजकल कि अगर उनके अपने ही बैंक का चेक होता है ना, तो वो बड़ा आसान हो गया उनके लिए। क्या करते हैं, चेक लेते हैं, जैसे ही वो बंदे का अकाउंट नंबर डालते हैं ना, तो कैशियर के पास सामने ही उस बंदे का सिग्नेचर आ जाता है, कैशियर देखता है सिग्नेचर, खुद ही वेरीफाई करता है, पैसे दे देता है, आपको ये तो आसानी हो गई है। वरना पहले पुराने जमाने में पता है क्या होता था कि बैंक के अंदर भी जिस बैंक में जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है ना, आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा पैसे देने, तो दूसरी ब्रांच में भी जाओगे ना तो भी 2 दिन लगेंगे, जिस तरह दूसरे बैंक में जाने में लगते हैं, तो इस वजह से ये सीन होता था। तो अब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम अच्छा कर दिया ज्यादातर बैंक ने ये। बहरहाल ये कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब अगर मुझे एक बच्चे ने पूछा एक दफा कि सर ये जो है अगर मिसाल के तौर पर ये आप 2 दिन क्यों लगते हैं, बोला यार सर ये अगर आपने जो है मीज़ान में जमा कराया, अगर मीज़ान के बिल्कुल सामने ही रोड पार जो यूबीएल हो, तो वो भाग भाग के वहाँ लेके जाए, बोले यार ये अप्रूव कर दो, और जो है हो जाना चाहिए इतना लंबा प्रोसेस क्यों, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये ब्रिज का जो ब्रांच टू ब्रांच होता ही नहीं है ना, हाँ। एक जगह एक सेंट्रलाइज एक ही जगह डिपार्टमेंट है, पहुंच वहीं जाता है। जाकर वो जो है सेट होके वापस आता है, वरना सदर में तो हर जगह हर वरना यूं तो हाँ हर जगह बैंक है भाई, असल में इसकी वजह से ब्रांच का काम बहुत बढ़ जाएगा ना, अगर यूं एक हाँ। दूसरे से कराने जाएंगे, एक एक चेक लेके बंदा भागता रहेगा, तो वो बेचारे जो है अपना दिन भर कस्टमर जो खड़े उनको देखेंगे या ये करते रहेंगे, ठीक है ना। बहरहाल मैंने बच्चे को जवाब ये दिया था, मैंने बोला भाई अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा है कब्रिस्तान के बाहर, अगर कोई इसको गोली मार दे तो क्या उसको वहीं दफना देंगे, पहले घर ले जाएंगे, गुसल वुसल करा के नमाज जनाजा पढ़ा के वापस लाएंगे, तो बात ये है कि पहले इसको घर तो ले जाएंगे ना यार, ये थोड़ी बोलेंगे चल यार कब्रिस्तान के बाहर मारा है इसको तो दरी दफना देते हैं। तो बहरहाल ये जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बहरहाल ये कि हम क्या करेंगे, अगर बैलेंस इस पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। और ये एरर बाय बैंक वैसे कभी आज तक किसी क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं है, ये अगर कोई आ जाए बता देंगे बैंक वालों से एरर हो गया तो वो जो भी हो उसको प्लस या माइनस कर सकते। तो इस तरह से जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये अब बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस मैच करना चाहिए। अच्छा, बीआरएस का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट भी है कि हम उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया ना बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से, मैं इसको स्टार्ट करता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, हाँ, तो जो लेस करना था वो ऐड होगा, जो ऐड करना था वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिस तरह ऐड अनप्रेजेंटेड चेक था, तो यहाँ क्या होगा, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स और ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। तो ये जो आंसर आएगा ये बैलेंस एज पर कैश बुक से मैच होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर ना। ये जैसे आपके पास सवाल है, एक आपके पास ऊपर दी हुई कैश बुक का एक थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है और नीचे आपको दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट। आपने इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है और आपने ढूंढना है पहले तो वो चीजें, हमें 2 चीजें बनाना है इसमें, हमें एक अपडेटेड कैश बुक बनानी है और एक बीआरएस बनानी है, ठीक है। पहले हम बनाएंगे अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में कौन सी चीजें आएंगी, वो चीजें आएंगी जो कि पुरानी वाली कैश बुक से मिसिंग थी, ठीक है ना। पुरानी कैश बुक से क्या क्या मिसिंग था, अब देखो डेबिट साइड इसकी और अपडेटेड कैश बुक की डेबिट साइड और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड कंपेयर करो। अब देखो डेबिट साइड पे क्या है, कैश बुक में 220 है और इसमें भी 220 है, तो ओके। जो जो नहीं है वो ढूंढना है हमें। फिर कैश बुक में 94 है, यहाँ भी है 94। अच्छा, कैश बुक में जो चीज डेबिट पे आती है ना वो बीआरएस में क्रेडिट पे आती है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे आती है। तो इस वजह से जो है कहते हैं आपने आगे चलेंगे, फिर इसके बाद
ये 346 और 288 ये दोनों चीजें क्या है, कैश बुक में तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। लेकिन हमें पहले अभी कौन से ढूंढने हैं, हमें वो चीजें ढूंढनी है कैश बुक से मिसिंग हो। कैश बुक से क्या मिसिंग है, ये 186 186 जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट में तो है लेकिन कैश बुक में नहीं है। तो अपडेट कैश तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेटेड कैश बुक में लिख देंगे। अच्छा अपडेटेड कैश बुक में स्टार्ट किससे करेंगे, बैलेंस सीडी ये 4202 है ना, ये बैलेंस बीडी हो जाएगा यहाँ पर 4202। एक सेकंड देखिए सर, नहीं नहीं अरे वो मेरी जगह ले लेगा, एक सेकंड बस। अच्छा भाई 186 जो है ना ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड पर, ठीक है। और इसमें क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर है इसका नाम। कहाँ से पता चला यहाँ क्या लिखना है, देखो ये लिखना है, ये पूरा लिख सको तो पूरा लिख दो वरना क्रेडिट ट्रांसफर भी काफी है, अगर जगह हो तो जेल भी लिख दो आगे। अब अच्छा अब हम देखेंगे इसकी ये वाली क्रेडिट साइड, राइट वाली साइड, और कैश बुक की डेबिट, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट। देखो ये वाला 648 दोनों साइड पर है, ओके है। जो दोनों में से एक साइड मिसिंग होगा उसको सर्कल करना है। 32 भी दोनों साइड पर है, ओके है। फिर 266 गायब है। अच्छा बैलेंस सीडी को कुछ नहीं करना, ठीक है। 266 यहाँ से गायब है और यहाँ ये 64 गायब है। 64 का हम डालेंगे कैश बुक 64 को डालेंगे कैश बुक में, जो चीज कैश बुक से मिसिंग है वो अपडेटेड कैश बुक में जाएगी। यहाँ पर आएगा 64 क्या है, बैंक चार्जेस। बाकी आ जाएगा बैलेंस सीडी। टोटल द 4388 minus 4324। ठीक है, ये अपडेटेड कैश बुक हो गई हमारी। अब हम चलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। अच्छा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, तो ये रिवर्स वाली है। हाँ तो फिर ये हो जाएगा 44। 3950 बैलेंस एज पर अच्छा, बैंक नीचे स्टेटमेंट वाला आएगा। नीचे वाला आता है हमेशा, सही। 3950। अब ऐड करेंगे इसमें, अनक्रेडिटेड चेक्स। ऐड अनक्रेडिटेड करेंगे। देखो एक कॉमन सेंस की बात है ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज मिसिंग है, अनक्रेडिटेड चेक नहीं आए हुए ना। तो अनक्रेडिटेड चेक जब हो जाएंगे क्लियर तो पैसे आएंगे हमारे पास, जाएंगे। अनक्रेडिटेड चेक जब क्लियर हो जाएंगे, वो चेक पास हो जाएंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना हमारे पास, आ जाएंगे। तो इसलिए इसको ऐड करना है ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड। क्योंकि अभी क्या मसला है, अभी रास्ते में 1-2 दिन में हो ही जाएंगे ना क्लियर। तो अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब होगा क्लियर, समझो। अगर अज्यूम कर लें तो क्या मसला हल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। अनक्रेडिटेड चेक कौन से हैं, जो कि कैश बुक में डेबिट साइड पे होंगे, हमें मिले होंगे पैसे कहीं से। कौन कौन से हैं ये, 346 और 288। 346 और 288 इतना प्लस करके भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 634। लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो बंदा अभी तक प्रेजेंट करा नहीं है उसने, अब वो कर देगा समझो। हम अज्यूम करते हैं चलो उसने कर दिया प्रेजेंट, पैसे कट गए हमारे पास से। कितने पैसे कटेंगे, 266। तो अब हमारा बैलेंस जो है वो कैश बुक के बराबर बनना चाहिए। तो 4318 आ रहा है। ठीक है। अच्छा तो ये 3950 नहीं 3956 है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एरर, टाइपिंग एरर है।
ठीक है, अब आप जरा देख लो, बराबर आएंगे ना, आने चाहिए दोनों। कितना आ रहा है ये आंसर, क्या आ रहा है इसका? 4324 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये इस पे डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये मैच कर रहा है ना पूरा वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम अगले सवाल पे जाते हैं इसी के। क्लास में बच्चे सब फैकल्टी का एसएलपी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आ गया। इसके अंदर भी वही करना है आपने, पहले अपडेटेड कैश बुक बनानी है, उसके बाद क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हम मार्क कर लें कौन सी चीजें वो हैं जो कैश बुक से मिसिंग है और कौन सी बैंक स्टेटमेंट से। देखो कैश बुक की डेबिट साइड और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड कंपेयर होगी। 62 दोनों साइड पर है, उस पर टिक कर दो। 75 दोनों साइड पर है, टिक कर दो। 224 भी दोनों साइड पर है, टिक कर दो। 582 को हाईलाइट कर मार्क कर लेते हैं हम। 64 नहीं है इसका। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया। 64 को भी हाईलाइट कर लिया। और कौन सा मिस है, क्रेडिट साइड पे देखते हैं। 180 दोनों साइड्स पर है, 519 दोनों साइड्स पर है, 41 दोनों साइड्स पर है और 22 गायब है। 52, 43। अब मैंने ये सारे हाईलाइट कर लिए जो कि किसी एक जगह से कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट दोनों में से किसी एक जगह से मिस है। ठीक है, जो चीजें कैश बुक से गायब हैं वो अपडेटेड कैश बुक में आएंगी और जो बैंक स्टेटमेंट से गायब हैं वो वीआरएस में आएंगी।